मित्रों नमस्कार। जीके हिंदी में आपका स्वागत है। समुद्रगुप्त, जिनका कार्यकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक था, गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वे जाट जाति से संबंधित थे। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। इन्हें गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। ये एक भारत के महान शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। B.S. स्मिथ के द्वारा उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। समुद्रगुप्त के विषय में हमें जानकारी शिलालेख और समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त को मौद्रिक प्रणाली का पिता भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त धर्म सहिष्णु थे एवं सभी धर्मों के प्रति उनके मन में आदर था। समुद्रगुप्त ने 51 वर्षों तक शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक किया। साम्राज्य विस्तार के लिए समुद्रगुप्त ने दोहरी नीति अपनाई। प्रथम, प्रसरण बोद्धरण। इस नीति के अंतर्गत भारत के राज्यों को जीतने के लिए बनाई गई, जिसके तहत उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित कर उन्हें अपने अधीन करना था। दूसरी नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह। यह नीति दक्षिणी भारत के राज्यों को जीतने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत दक्षिणी भारत के राजाओं को पराजित कर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया जाता था तथा बड़ी मात्रा में कर लिया जाता था। गोगुंदा। गोगुंदा राजस्थान का एक कस्बा और तहसील मुख्यालय है। यह उदयपुर से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अरावली की पहाड़ियों पर ऊंचाई में स्थित है। यहीं पर सन 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। पहले गोगुंदा रियासत थी। बड़ी रियासतों में इसका उल्लेख मिलता है। महाराणा प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी इसको बनाया था एवं यहीं से पूरे मेवाड़ का राज्य संभाला करते थे। बाणभट्ट। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादंबरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया, तो उपन्यास पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट ने अपने हाथ में लिया। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। महाकवि बाणभट्ट ने गद्य रचना के क्षेत्र में वही स्थान प्राप्त किया है जो कि कालिदास ने संस्कृत काव्य क्षेत्र में। बाण की शब्दावली विस्तृत है और प्रायः वह एक शब्द के सभी पर्यायों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने ध्वनि के लिए 19 शब्दों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार विशेषणों के प्रयोग में बाण निष्णात हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि विशेषणों का अंत नहीं होगा। उनके वर्णन जैसे उज्जैनी तथा दिवाकर मित्र के आश्रम का वर्णन विस्तृत होने पर भी निर्दोष एवं प्रभावशाली है। कवि की सर्वतोमुखी प्रतिभा, व्यापक ज्ञान, अद्भुत वर्णन शैली और प्रत्येक वर्ण विषय के सूक्ष्म अति सूक्ष्म वर्णन के आधार पर यह सुभाषित प्रचलित है कि बाण ने किसी वर्णन को अछूता नहीं छोड़ा है और उन्होंने जो कुछ कह दिया उससे आगे कहने को बहुत कुछ शेष नहीं रह जाता।
उनके वर्णन इतने व्यापक और सटीक होते हैं कि पाठक को यह अनुभव होता है कि उन परिस्थितियों में वह भी ऐसा ही सोचता या करता। वाण का भाव एवं कल्पना पर अद्वितीय अधिकार था। उसके वाक्यों की लंबाई असाधारण होते हुए भी मनोरंजक तथा उत्कृष्ट